क्लास 6। नमस्कार। मैं आपके लिए पार्ट 3 मेरे स्कूल के दिन आपका हिंदी फर्स्ट का चैप्टर 3 लेकर आई हूँ। ध्यान से सुनना और समझना। मेरे स्कूल के दिन किस तरह के हैं, ये महात्मा गांधी ने लिखा है। ये चैप्टर ध्यान से देना कि महात्मा गांधी ने इसमें किस तरह से लिखा है कि मेरे स्कूल के दिन किस तरह के थे उनके। हाई स्कूल में मेरी गिनती मंदबुद्धि विद्यार्थियों में नहीं थी। शिक्षकों का प्रेम मैं हमेशा ही पा सका था। हर साल माता पिता के नाम स्कूल में विद्यार्थी की पढ़ाई, उसके आचरण के संबंध में प्रमाण पत्र भेजे जाते थे। उनमें मेरे आचरण या अभ्यास के खराब होने की टीका कभी नहीं हुई। दूसरी कक्षा के बाद मुझे इनाम भी मिले और 5वीं तथा छठी कक्षा में क्रमश प्रति मास 4 और 10 रुपयों की छात्रवृत्ति भी मिली थी। इसमें मेरी होशियारी की अपेक्षा भाग्य का अंश अधिक था। ये छात्रवृत्तियाँ सब विद्यार्थियों के लिए नहीं थी, बल्कि सोरठ वासियों में से सर्वप्रथम आने वालों के लिए थी। 40-50 विद्यार्थियों की कक्षा में उस समय सोरठ प्रदेश के विद्यार्थी कितने हो सकते थे? मेरा अपना ख्याल है कि मुझे अपनी होशियारी का कोई गर्व नहीं था। पुरस्कार या छात्रवृत्ति मिलने पर मुझे आश्चर्य होता था, पर अपने आचरण के विषय में मैं बहुत सजग था। आचरण में दोष आने पर मुझे रुलाई आ ही जाती थी। मेरे हाथों कोई भी ऐसा काम बने जिससे शिक्षक को मुझे डांटना पड़े तो वह मेरे लिए असह्य हो जाता था। मुझे याद है कि एक बार मुझे मार खानी पड़ी थी। मार का दुख नहीं था, पर मैं दंड का पात्र माना गया। इसका मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं खूब रोया। यह प्रश्न पहली या दूसरी कक्षा का है। दूसरा एक प्रश्न 7वीं कक्षा का है। उस समय दोराबजी अदल जी गिमी हेड मास्टर थे। वे विद्यार्थी प्रेमी थे, क्योंकि वे नियमों का पालन करवाते थे और व्यवस्थित रीति से काम लेते और अच्छी तरह पढ़ाते थे। उन्होंने उच्च कक्षा के विद्यार्थियों के लिए कसरत क्रिकेट अनिवार्य कर दिए थे। मुझे इनसे रुचि थी। इनके अनिवार्य बनने से पहले मैं कभी कसरत क्रिकेट या फुटबॉल में गया ही न था। न जाने का मेरा शर्मीला स्वभाव ही एकमात्र कारण था। अब मैं देखता हूँ कि वह अरुचि मेरी भूल थी। उस समय मेरा यह गलत ख्याल बना रहा कि शिक्षा के साथ कसरत का कोई संबंध नहीं। बाद में मैं समझा कि विद्या अभ्यास में व्यायाम का अर्थात शारीरिक शिक्षा का मानसिक शिक्षा के समान ही स्थान होना चाहिए। फिर भी मुझे कहना चाहिए कि कसरत में न जाने से मुझे नुकसान नहीं हुआ। उसका कारण यह रहा कि मैंने पुस्तकों में खुली हवा में घूमने जाने की सलाह पढ़ी थी और वह मुझे रुचि थी। इसके कारण हाई स्कूल की उस कक्षा से ही मुझे हवाखोरी की आदत पड़ गई थी। वह अंत तक बनी रही और टहलना भी व्यायाम ही तो है। इससे मेरा शरीर अपेक्षाकृत सुगठित बना। अरुचि का दूसरा कारण था पिताजी की सेवा की तीव्र इच्छा। स्कूल की छुट्टी होते ही मैं सीधा घर पहुंचता और सेवा में लग जाता। जब कसरत अनिवार्य हुई तो इस सेवा में बाधा पड़ी। मैंने विनती की कि पिताजी की सेवा के लिए कसरत से छुट्टी दी जाए। बीमी साहब छुट्टी क्यों देने लगे। एक शनिवार के दिन सुबह का स्कूल था। शाम को 4 बजे कसरत के लिए जाना था। मेरे पास घड़ी नहीं थी। बादलों से धोखा खा गया। जब पहुंचा तो सब जा चुके थे। दूसरे दिन गिमी साहब ने हाजिरी देखी तो मैं गैर हाजिर पाया गया। मुझ में कारण पूछा गया। मैंने सही कारण बता दिया। उन्होंने उसे सच नहीं माना और मुझ पर 1 या 2 आने का जुर्माना किया। मुझे बहुत 1 या 2 आने ठीक रकम का संस्मरण नहीं है का जुर्माना किया। मुझे बहुत दुख हुआ। कैसे सिद्ध करूं कि मैं झूठा नहीं। मन मोसोर कर रह गया। रोया। समझा कि सच बोलने वालों को असावधान भी नहीं रहना चाहिए। अपनी पढ़ाई के समय में इस तरह की मेरी यह पहली और आखिरी असावधानी थी। मुझे धुंधली सी याद है कि मैं आखिर यह जुर्माना माफ़ कर सका था। मैंने कसरत तो मुक्ति कर ली। पिताजी ने हेड मास्टर को पत्र लिखा कि स्कूल के बाद वे मेरी उपस्थिति का उपयोग अपनी सेवा के लिए करना चाहते हैं। इस कारण मुझे मुक्ति मिल गई। व्यायाम के बदले मैंने टहलने का सिलसिला रखा। इसलिए शरीर को व्यायाम न देने की गलती के लिए तो शायद मुझे सज़ा नहीं भोगनी पड़ी, पर दूसरी गलती की सज़ा मैं आज तक भोग रहा हूँ। मैं नहीं जानता कि पढ़ाई में सुंदर लेखन आवश्यक नहीं है। यह गलत ख्याल मुझे कैसे हो गया था, पर ठेठ विलायत जाने तक यह बना रहा। बाद में और ख़ास करके जब मैंने वकीलों के तथा दक्षिण अफ्रीका में जन्मे और पढ़े लिखे नवयुवकों के मोती के दानों जैसे अक्षर देखे तो मैं शर्माया और पछताया। मैंने अनुभव किया कि खराब अधूरी
अक्सर अधूरी शिक्षा की निशानी मानी जाती है, मानी जानी चाहिए। बाद में मैंने अक्सर सुधारने का प्रयत्न किया, पर पक्के घड़े पर कहीं गला जुड़ता है। हर एक नवयुवक और नवयुवती मेरे उदाहरण से सबक ले और समझें कि सुंदर लेखन अच्छी विद्या का आवश्यक अंग है। अच्छे अक्षर सीखने के लिए चित्रकला आवश्यक है। मेरी तो यह राय बनी कि बालकों को चित्रकला पहले सीखनी चाहिए। जिस तरह पक्षियों, वस्तुओं आदि को देखकर बालक उन्हें याद रखता है और आसानी से उन्हें पहचानता है, उसी तरह अक्षर पहचानना सीखें। जब चित्रकला सीखकर चित्र आदि बनाने लगे तभी अक्षर लिखना सीखें तो उसके अक्षर छपे अक्षरों के समान सुंदर होंगे। इस समय के अध्ययन के दूसरे को संस्मरण उल्लेखनीय है कि ब्याह के कारण जो 1 साल नष्ट हुआ उसे बचा लेने की बात दूसरी कक्षा के शिक्षक ने मेरे सामने रखी थी। उन दिनों परिश्रमी विद्यार्थी को इसके लिए अनुमति मिलती थी। इस कारण तीसरी कक्षा में 6 महीने रहा और गर्मी की छुट्टियों से पहले होने वाली परीक्षा के बाद मुझे चौथी कक्षा में बैठाया गया। इस कक्षा से थोड़ी पढ़ाई अंग्रेजी माध्यम से होनी थी। मेरी समझ में कुछ न आता। भूमति भी चौथी कक्षा से शुरू होती थी और भूमति के शिक्षक अच्छी तरह समझा कर पढ़ाते थे, पर मैं कुछ समझ ही न पाता था। मैं अक्सर निराश हो जाता था। कभी कभी यह भी सोचता कि 1 साल में 2 कक्षाएं करने का विचार छोड़कर मैं तीसरी कक्षा में लौट जाऊं, पर ऐसा करने में मेरी लाज जाती और जिन शिक्षक ने मेरी लगन पर भरोसा करके मुझे चिढ़ाने की सिफारिश की थी उनकी भी लाज जाती। इस समय इस भय से नीचे जाने का विचार तो छोड़ ही दिया। जब प्रयत्न करते करते मैं इंग्लैंड के 13वें हफ्ते में तक पहुंचा तो अचानक मुझे बोध हुआ कि भूमति तो सरल विषय है जिसमें केवल बुद्धि का सीधा और सरल प्रयोग ही करना है, उसमें कठिनाई क्या। उसके बाद तो भूमति मेरे लिए सदा ही सरल और सरस विषय बना रहा। भूमति की अपेक्षा संस्कृत ने मुझे अधिक परेशान किया। भूमति में रटने की कोई बात थी ही नहीं, जबकि मेरी दृष्टि से संस्कृत में तो सब रटना ही होता था। यह विषय भी चौथी कक्षा में शुरू हुआ था। छठी कक्षा में मैं हारा। संस्कृत के शिक्षक बहुत कड़े मिजाज के थे, विद्यार्थी को अधिक सिखाने का लोभ रखते थे। संस्कृत वर्ग और फारसी वर्ग के बीच एक प्रकार की होड़ रहती थी। फारसी सिखाने वाले मौलवी नरम मिजाज के थे और विद्यार्थी आपस में बात करते कि फारसी तो बहुत आसान है, पर फारसी शिक्षक बहुत भले हैं, विद्यार्थी जितना काम करते हैं उतने से वे संतोष कर लेते। मैं भी आसान होने की बात सुनकर ललचाया और एक दिन फारसी वर्ग में जा बैठा। संस्कृत शिक्षक को दुख हुआ। उन्होंने मुझे बुलाया और कहा, तुझे जो कठिनाई हो सो मुझे बता। मैं तो सब विद्यार्थियों को बढ़िया संस्कृत सिखाना चाहता हूँ। आगे चलकर उसमें रस के घूंट पीने को मिलेंगे। तुझे इस तरह हार नहीं माननी चाहिए। तो फिर से मेरे वर्ग में बैठ। मैं शर्माया। शिक्षक के प्रेम की अवमानना न कर सका। आज मेरी आत्म कृष्ण शंकर मास्टर का उपकार मानती है, क्योंकि जितनी संस्कृत में उस समय सीखा उतनी भी न सीखा होता तो आज संस्कृत शास्त्रों में जितना रस ले सकता हूँ उतना न ले पाता। मुझे तो इस बात का पश्चाताप होता है कि मैं अधिक संस्कृत न सीख सका, क्योंकि बाद में मैं समझा कि किसी भी बालक को संस्कृत का अच्छा अभ्यास किए बिना रहना ही न चाहिए। अब तो मैं यह मानता हूँ कि भारतवर्ष की उस शिक्षा के पाठ्यक्रम में मातृभाषा के अतिरिक्त हिंदी, संस्कृत, फारसी, अरबी और अंग्रेजी का स्थान होना चाहिए। भाषा की संख्या से किसी को डरना नहीं चाहिए और भाषा पद्धति पूर्वक सिखाई जाए। इस और सब विषयों को अंग्रेजी के माध्यम से सीखने और सोचने का बोझ हम न हों तो ऊपर की भाषाएं सीखना बोझ न होगा, बल्कि उसमें बहुत ही आनंद आएगा। और जो व्यक्ति एक भाषा को सीख लेता है उसके लिए दूसरी ज्ञान सुलभ हो जाता है। इसके लेखक है महात्मा गांधी। धन्यवाद।